नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां सोमवार से सभी स्कूल और कॉलेज खुल गए, लेकिन कई जगहों से छात्रों और शिक्षकों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। मुंगेर जिले में 25 छात्रों के संक्रमित होने की खबर है। वहीं गया के एक स्कूल के हेडमास्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद स्कूल के शिक्षकों को इसकी जानकारी दी और सभी से कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है। इस खबर के सामने आने के बाद शिक्षा पदाधिकारी और बीडीओ को स्कूल बंद करने का निर्देश दिया गया और शिक्षकों और छात्रों का टेस्ट भी कराया जा रहा है। वहीं पंजाब में कल स्कूल खुल गए। 5वीं क्लास से आगे के स्कूल खोल दिए गए, लेकिन छात्रों की हाजिरी यहां पर अटेंडेंस उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। लुधियाना में कुछ माता पिता नाराज दिखे सरकार के फैसले से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। कोविड-19 आने के 10 महीने बाद पंजाब में गुरुवार को स्कूल तो खुल गए, लेकिन उनमें हाजिरी कम ही रही। स्कूल वाले ये भी ठीक से समझ नहीं पाए कि महामारी के दौरान अभिभावकों की लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं। निशा जैसे सरकारी स्कूलों के छात्र खुश हैं कि अब उन्हें अपने गैजेट के सहारे ऑनलाइन क्लासें नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन निशा स्कूल अपने माँ बाप की रजामंदी की चिट्ठी के साथ नहीं आई है। ऑनलाइन क्लासेस पे समझ तो आता था, बट उतना ध्यान नहीं होता था। क्लासेस में अच्छे से समझाते टीचर्स, तो पढ़ने में भी ठीक रहेगा। हमारे पेरेंट्स भी बहुत तैयार थे, मतलब वो भी खुश थे कि स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि शिक्षकों ने इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा विभाग के बनाए नियमों का पालन किया जाए। बहुतों को ये पता नहीं था कि लिखित रजामंदी जरूरी है या नहीं, क्योंकि इसकी अधिसूचना एक शाम पहले ही आई है। स्कूल तो जी हमारे अक्टूबर से ही खुले हैं, 9 से 12 तक, क्योंकि हमारा हाई स्कूल है। तो 9th और 10th के बच्चे तो ऑलरेडी अक्टूबर से आ ही रहे हैं, जिन बच्चों की हमारे पास कंसेंट लेटर है। सर अभी हम चेक करेंगे कि किन के पास हैं, जिनके पास नहीं है उनको हम आज तो रखेंगे, पर उनको समझाएंगे कि वो कल कंसेंट लेटर लेके आए, तभी हम उनको अलाउ करेंगे। हालांकि निजी स्कूलों ने स्कूल खोलने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन उनका ये भी मानना था कि ऐलान जल्दबाजी में किया गया। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ऑल ऑफ अ सडन ਆਨ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 दिन घट तो घट लगते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता अभिभावकों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है कि वो बच्चों को कैसे ये मेंटेन करें, ये इंश्योर करें कि क्लासेस लगने के बाद या स्कूल आने के बाद वो फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन वगैरह पे भी ध्यान दें और आपस में फिजिकल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर सकें। मोहाली से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने देखा कि कल पंजाब में स्कूल खुल गए। वहीं कर्नाटक से खबर है कि स्कूल खुलने के बाद शिक्षक और छात्र कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। अब अभिभावक जो है, माता पिता, वो परेशान हैं। चित्रदुर्गा के इस स्कूल को सैनिटाइजेशन के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि यहाँ 6 शिक्षक कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसी तरह चिकमंगलुरु, बेलगावी, विजयपुरा और दूसरी जगहों पर तकरीबन 50 शिक्षक और 7 छात्र स्कूल खुलने के बाद संक्रमित पाए गए, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। देसी स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में इन छात्रों का काफी नुकसान होता है। क्लासेस चलती रहेंगी। So we will take all the precautionary measures and continue to run the school. सरकार का कहना है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्लासों में आना जरूरी नहीं है, यानी जो नहीं आना चाहते वो ना आए। स्कूल को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। सरकार के मुताबिक ज्यादातर शिक्षकों ने स्कूल खुलने से पहले कोरोना टेस्ट करवाया था, लेकिन रिपोर्ट देर से आई। डर की बात यही है कि वहाँ पे जहाँ पे हम धोते हैं, टॉयलेट्स वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब कॉमन रहता है। तो डर लगता है कि भेजना है या नहीं भेजना है, हमें डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हम। वैसे बेंगलुरु को छोड़ दे तो ग्रामीण इलाकों में हाजिरी 50% से ऊपर रही है। उत्तर कन्नड़ा और उडुपी जिलों में 80% से भी ज्यादा। कर्नाटक में पिछले 1.5-2 महीनों में कोरोना के मामले तेजी से कम हुए हैं। ऐसे में सरकार हालात ठीक करने की कोशिश में लगी है। वैक्सीन तैयार है। सरकार को लगता है कि ऐसे हालात में जोखिम उठाने में कोई हर्ज नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।
और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बदायूं जिले में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मुख्य आरोपी मंदिर के महंत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी को कल रात बदायूं से गिरफ्तार किया गया। वो अपने एक चेले के घर में छिपा था। उसे शरण देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी को पुलिस अपनी बाइक पर बिठाकर थाने लाई। इससे पहले मामले के 2 और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस मामले में लापरवाही बरते जाने पर तत्कालीन एसओ और दरोगा पर कल देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों पर आरोप है कि सूचना के बाद भी वो मौके पर नहीं पहुंचे थे। आईपीसी 376D और 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 3 नामजद अभियुक्त थे, जिनमें से 2 की गिरफ्तारी पूर्व में ही कर ली गई थी। तीसरा जो अभियुक्त फरार था, जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इधर इस घटना के बाद वहां पहुंची महिला आयोग की सदस्य का विवादित बयान सामने आया है। सदस्य चंद्रमुखी ने कहा है कि अगर महिला बेवक्त पुजारी के बुलाने पर मंदिर नहीं जाती तो ये उसके साथ घटना नहीं होती। आइए सुनते हैं ये विवादित बयान। किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूं कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। लेकिन ये सुनियोजित था, क्योंकि उसको फ़ोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। और अब अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर के एक युवक के खिलाफ पुलिस के लव जिहाद केस को फर्जी बताया और कहा कि उस पर से ये केस हटा लिया गया है। एक हिंदू शख्स ने अपने मुस्लिम स्टाफ पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को बहलाया गया, फुसलाया गया। उसकी पत्नी अब उससे ज्यादा प्रेमी को पसंद करती है। पुलिस ने युवक के खिलाफ लव जिहाद का केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने इस केस में कार्यवाही पर रोक लगा के पुलिस से जवाब तलब किया था। कहानी यह है कि एक मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने एक नौजवान को सुपरवाइजर बनाया। वो उसके घर आने जाने लगा। ठेकेदार का इल्जाम है कि सुपरवाइजर से उसकी बीवी की मोहब्बत हो गई। बीवी अब अपने पति से खुश नहीं रहती। पिछले 1 साल से उसने मेरे घर में मेरी वाइफ को बरगलाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, इससे कि 1 साल से मेरी वाइफ मेरे से बिल्कुल अलग रहना चाहती है और अभी भी वही स्थिति है। ठेकेदार का कहना है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है, अपने आशिक से अभी भी तोहफे कबूल कर रही है। उसका आशिक उसे रात में फ़ोन करता है। उसकी बीवी अपने शौहर के बजाय आशिक से ज़्यादा करीब है। उसके खिलाफ उनके बिरादरियों में भी बोल रहा, सबको बोल रहा, वहाँ पे सभी को मालूम है। तो वो कुछ दिन के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने वही शुरू कर दिया, वही काम। उसकी रात को कॉल ले आना, वो सब डिटेल मेरे पास है। उसने एक मोबाइल भी अभी 28 अक्टूबर को खरीद के दिया 14,000 रुपये का, ओप्पो का। पुलिस ने इसमें आरोपी नदीम और उसके भाई सलमान के ऊपर शांति भंग करने, धमकाने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कोशिश करने के इल्जाम में मुकदमा कर दिया। हाईकोर्ट के जवाब तलब करने पे आज सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि नदीम के पारुल से नाजायज रिश्ते का कोई सबूत नहीं है। नदीम के धर्म परिवर्तन कराने का भी कोई सबूत नहीं है। पारुल का भी कहना है कि उसका नदीम से नाजायज संबंध नहीं है। नदीम के भाई सलमान पर भी कोई आरोप साबित नहीं होता। ऐसे में सलमान पे कायम मुकदमा खत्म कर दिया गया और नदीम की चार्जशीट से भी यह आरोप हटा लिया गया। नदीम पे सिर्फ धमकी देने का केस चलेगा। एफिडेविट आया और उसमें उन्होंने कहा कि जो इनको जो एंटी कन्वर्जन लॉ यूपी का था उसमें जो नामजद किया गया वो गलत पाई गई। इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई कि इन्होंने किसी तरह से उसको लालच दे के या डरा धमका के या किसी प्यार के बहाने उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन की बात की गई हो। जाहिर सी बात है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं दिया होता तो नदीम और उसका भाई पुलिस के बनाए फर्जी मामले में जेल की हवा खा रहे होते। हाईकोर्ट ऐसे कई मामलों में दखल दे चुका है और अगर कुछ और मामलों में दखल दे तो ऐसे बहुत सारे मामले पुलिस के बनाए हुए फर्जी निकलेंगे। इलाहाबाद में नितिन, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
लखनऊ में एक एमएलए की हत्या के गवाह को सरेआम गोली से उड़ा दिया गया। पुलिस का कहना है कि आजमगढ़ जेल में बंद एमएलए के कातिलों ने ये शूट आउट कराया, जिसमें 1 मिनट में 30 गोलियां मारी गई। हमले में गवाह अजीत सिंह मारे गए, उनके साथी और एक डिलीवरी बॉय घायल हो गए। हम जिस जगह पे खड़े हैं यही वो जगह है जहां पे अजीत सिंह की हत्या हुई है। सड़क के ऊपर पुलिस ने एक सर्किल बनाया था, लेकिन चूंकि लखनऊ की बहुत बिजी सड़क है ये, इससे लोग यहां तब से गुजर चुके हैं कि यह मिट गया है। अजीत सिंह जो हैं अपने साथी मोहर सिंह के साथ यहाँ पे एक उदय टावर है, किसी काम से यहाँ पे आए हुए थे। हत्यारों को ये पता था कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो उनका गाड़ी से उतरने का इंतज़ार कर रहे थे। वो जैसे ही यहाँ गाड़ी से उतरे हैं, 3 लोगों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायर किए। 1 मिनट के अंदर 30 राउंड फायर किए, जिससे ये समझा जा सकता है कि हर 2 सेकंड पे एक गोली चलाई गई। मोहर सिंह घायल हो गए हैं यहाँ पे और अजीत सिंह की मौत हो गई। रात करीब 8 बजे ताबड़तोड़ 30 राउंड फायर हुए, जिसमें अजीत सिंह मारे गए और उनका साथी मोहर सिंह घायल हो गया। घायल तो स्विगी का एक गरीब डिलीवरी बॉय भी हुआ। भीड़ भाड़ वाली जगह इतनी गोलियां चलने से अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज में लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। जो जिनका नाम आ रहा है शूटर के रूप में, मारने के रूप में, वो भी इनके कभी साथी हुआ करते थे। तो ये लोग अपराध के जराइम की दुनिया के लोग हैं, जो कभी साथी रहे, कभी अलग हो गए, कभी दुश्मन बन गए, इस तरह का मामला। घटना की वजह 2013 में आजमगढ़ में एमएलए सर्वेश सिंह की हत्या है। उनकी हत्या से आजमगढ़ में हिंसा भड़क उठी थी। उनकी हत्या के आरोप में अखंड प्रताप सिंह और कुंटू सिंह आजमगढ़ जेल में बंद हैं। मारे गए अजीत सिंह उस हत्या में गवाह थे। पुलिस का कहना है कि इन दोनों ने ही जेल से अजीत सिंह की हत्या कराई है। इस घटना में शामिल सारे लोग हिस्ट्री शीटर हैं। हत्या के आरोपी कुंटू सिंह पे 60 केस, दूसरे आरोपी अखंड प्रताप सिंह पे 36 केस, मारे गए अजीत सिंह पे 19 केस और घायल मोहर सिंह पे 12 केस हैं। जो मृतक हैं वो एक हत्या के मामले में प्रमुख गवाह थे, बताया जा रहा है। उस गवाही से रोकने के लिए इनकी हत्या की गई है, कराई गई है। जिनको षड्यंत्रकारी लिखा गया है वो हत्या के अभियुक्त थे, जो कि आज जेल में हैं। उनके ही जो लोग हैं साथी, उनको शूटर बताया गया है। इससे नाराज सरकार ने आज आजमगढ़ में आरोपी कुंटू सिंह के घर पे बुलडोजर चला दिया। इसके लिए इलाके में बड़े पैमाने पे फोर्स तैनात की गई। एमएलए सर्वेश सिंह हत्याकांड के गवाह एमएलए के भाई संतोष सिंह भी हैं। उन्हें आज सिक्योरिटी दी गई। उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरी परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। ये तो बड़ी बात है ही कि प्रदेश की राजधानी में सरेआम अपराधी इस जगह पे 1 मिनट में 30 गोलियां चला करके फरार हो गए। लेकिन ये भी बड़ी बात है कि उसके आरोपी आजमगढ़ की जेल से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। सारे अपराधियों की जेल शिफ्ट हो गई, लेकिन वो अभी तक वहीं बने हुए हैं। आजमगढ़ में रवि प्रकाश, लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार की, जहां धान खरीद से संबंधित हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। बिहार के पूर्णिया के किसानों का कहना है कि पैक्स में इनकी धान की खरीद नहीं हो रही है, उन्हें किसी न किसी बहाने से लौटा दिया जाता है। पूर्णिया के कई किसान अपनी शिकायत लेकर डीएम से भी मिले। पैक्स का कहना है कि घुटराज प्रजाति का धान नहीं खरीदा जाएगा, जबकि इलाके के 90% किसान इसी प्रजाति की खेती करते हैं। किसानों के मुताबिक प्रजाति के आधार पर धान खरीद का प्रावधान नहीं है। उनका यह भी आरोप है कि पैक्स ने खुले बाजार से सस्ते दामों पर धान खरीदकर स्टोर कर लिया है, इसलिए अब किसानों से धान खरीद में वो आनाकानी वहां पर की जा रही है। इधर नीतीश कुमार ने राज्य में धान खरीद का समय अब 31 मार्च के अंत तक कर दिया है। हम लोग पैक्स में धान देना चाह रहे थे, धान लेने के लिए इनकार करता। पहले तो टाल मटाल किया कि अभी धान नहीं लेंगे, अभी जनवरी से लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपना गोदाम जो है ना धान मार्केट से खरीद के पूरा कर दिया। हम लोग जब करने जाते हैं तो बोलता है कि नहीं हम धान नहीं ले पाएंगे, क्योंकि तो धान का आगे डिमांड नहीं है। कुछ करके वो हम लोगों को बरगला रहा है, बार बार मतलब टाइम बढ़ा रहा है। 5 साल से हम लोग का गुटराज धान ले रहा था और अब की बार वो बोल रहा है कि हम गुटराज धान नहीं लेंगे।
उसमें धान नहीं फूटता है। और पैक्स अध्यक्ष जो है वो अपने पहले से धान वो खरीद के रखा हुआ है। जब हम लोग का पंचायत में घुटराज धान पैदा हुआ है तो उसके गोदाम में BB11 धान कहाँ से आ गया? ये बिचौलिया तंत्र उस पर हावी है, पूर्ण रूपेण बिचौलिया तंत्र हावी है, इसलिए धान लेने से इनकार कर रहा है, मनाही कर रहा है। इस बार कहीं प्रावधान नहीं है कि घुटराज नहीं लेना है। हम लोग आए हैं DM साहब से शिकायत करने के लिए। हम लोगों का जो है घुटराज धान वो खरीद नहीं रहा है पैक्स वाला, तो बोलता है कि इसका चावल नहीं फूटता है। और पूरे पंचायत का किसान इस व्याकुल है धान बेचने के लिए, लेने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई पैक्स वाला तैयार नहीं। और किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश किसान सभा ने पटना में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक ये धरना जारी रहेगा। इसके साथ ही 25 जनवरी को पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाने की घोषणा भी की गई है। और दूसरी तरफ 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए हरियाणा के जींद में किसान महिलाओं को भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जींद से पंजाब की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के नजदीक ये महिलाएं ट्रैक्टर चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। महिलाओं का कहना है कि 26 जनवरी को वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉलियां चलाकर दिल्ली पहुंचेंगी और राजपथ पर परेड करेंगी। उधर किसान नेताओं का कहना है कि 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। और दूसरी तरफ हरियाणा के जींद जिले के जलालपुर कला गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने जियो टावर पर पराली डालकर जला दिया। इससे टावर का कंट्रोल रूम पूरी तरह से जल गया। इस घटना को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। कंपनी की तरफ से इसे फिर से ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि टावर में आग गांव के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।